देख रहे हैं पहला सौदा सीएनबीसी आवाज पर। देखेंगे प्री ओपन सेशन की शुरुआत कैसी रहती है। 8833 पर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ यहां पर लगभग 16-17 अंकों की बढ़त देखने को मिली थी और अब हम देख रहे हैं ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा सा फिसला है ये इंडेक्स, लेकिन 8850 की तरफ नजरें बनी हुई हैं। शंघाई के मार्केट में अब करीब 40 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। शंघाई का जो डेटा आया है Q1 जीडीपी का, हमने देखा है 7% पर वो आंकड़ा जरूर देखने को मिला, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जहां पर अनुमान था 10% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिलेगी, ये सिर्फ 5.5% पर आया है। और उसी के बाद हम देख रहे हैं कुछ बिकवाली का दबाव बनता हुआ उस मार्केट में। देखेंगे किस तरह की शुरुआत रुपये के ट्रेड में भी होती है। 6250 पर पिछले हफ्ते की समाप्ति देखने को मिली, माफ कीजिएगा, सोमवार को ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया था डॉलर के मुकाबले, और हमने देखा है डॉलर में हल्की सी वीकनेस जरूर आई थी पिछले 2 दिनों में। तो देखते हैं क्या मजबूत शुरुआत रुपया दिखाता है या नहीं। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक सेक्टर्स डेफिनेटली रेडार पर रहेंगे, जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे, सीमेंट, प्राइवेट बैंक्स एंड ऑफ कोर्स ये चाइना के इकोनॉमिक डेटा के बाद मेटल्स पर भी हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर किस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ज्यादा पिकअप नहीं देखा गया है। तो प्री ओपन सेशन पर एक नजर डाल लेते हैं और साथ ही देखेंगे रुपए की चाल कैसी खुलती है। पिछले हफ्ते की 162 पॉइंट की बढ़त के बाद जो सेंसेक्स में देखी गई थी, आज प्री ओपन सेशन हल्का सा नेगेटिव टेरिटरी में खुला है, करीब 1 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी भी 8833 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ, जैसे एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा था, तो वहां पर हल्का सा फ्लैट मार्केट आप कह सकते हैं जरूर खुला है। बैंक्स ऑफ कोर्स रेडार पर रहेंगे, खास तौर से देखेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उस रेट कट के बाद किस तरह का ओपनिंग दिखाते हैं। एक्सिस बैंक का 4 रुपए ऊपर है। हीरो मोटोकॉर्प, BHEL जैसे काउंटर्स में 1% की गेंस बनते हुए दिखाई दिए हैं। SBI, ससा स्टरलाइट में भी हल्की सी बढ़त देखी जा रही है। बिल्कुल, तो ये है शुरुआती रुझान। और इस वक्त रुपए में अगर आप नजर डालें तो थोड़ी मजबूत शुरुआत होती दिखी है। 14 पैसे की मजबूती दिख रही है इस वक्त करेंसी मार्केट में, 1/4% की मजबूती। तो थोड़े पॉजिटिव संकेत वहां से आते हुए आपको नजर आएंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, राजेश सातपुते, गौरांग शाह और सिद्धार्थ मामरे। सिद्धार्थ, राय लेना चाहता हूं आपसे, मेटल शेयरों पर चाइना की तरफ से जो डेटा आते हुए दिखे ग्रोथ के, वो बेहतर दिख रहे हैं और आगे के लिए उन्होंने आउटलुक भी थोड़ा सा बढ़ाया भी है। वैसे इतने बेहतर भी नहीं है, क्योंकि जो उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 10% एक्सपेक्टेड था, वो सिर्फ 5.5% पर आया। शायद वो फाइन प्रिंट आप पढ़ें तो थोड़ा बहुत डरावनी स्थिति दिख रही है और इसीलिए वो मार्केट्स भी रिएक्ट करे। लगभग 1% गवा चुका है इंडेक्स। ऑन द फेस ऑफ इट आप देखिए 7% ग्रोथ है, विच इज बेटर, लेकिन फाइनल प्रिंट गड़बड़ है। लास्ट मैंने चेक किया तो शायद चाइना के बाजार 0.5% ऊपर थे। एक बार एशियाई बाजारों पर नजर डाल लें और उसके बाद ये सवाल है, शायद अब बाजार उस पर रिएक्ट करते हुए नजर आए। तो एशियाई बाजार देख लेते हैं किस तरह का ट्रेड इस वक्त दिखा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चाइना के बाजार अब तेजी से फिसलते हुए दिखे हैं, 1.25% नीचे आ चुके हैं। हांगकांग और निक्के के बाजारों पर भी एक बार नजर डाल लें तो साफ तौर पर इन डेटा को बाजार वहां के नेगेटिव रीड करते हुए, बिल्कुल हांगकांग के बाजार भी जो 0.5% ऊपर थे अब लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहे हैं। शायद हर्षदा यही वजह कि एसजेएक्स निफ्टी भी 20-25 पॉइंट ऊपर जो था अब इन बाजारों पर रिएक्शन देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कैसे ट्रेड करेंगे मेटल स्टॉक्स को आप, सिद्धार्थ? अनिल जी, जैसे आप लोग बात कर रहे हो कि चाइनीज मार्केट से इम्पैक्ट होता है मेटल क्षेत्र को, लेकिन सिर्फ एक दिन के मूव को नहीं देखेंगे हम। आप देखेंगे 3-4 महीने में ये मार्केट ने बहुत ही उम्दा परफॉर्म किया है, बट उसका रिफ्लेक्शन हमारे इक्विटी पे या तो मेटल स्पेस पे इतना दिखाई नहीं दिया है। हिंडाल्को अभी भी रेंज में 130 नीचे की साइड में और 145-150 को रेसिस्टेंस है। टाटा स्टील में लास्ट वीक हमने लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट की थी अराउंड 310-315 के आसपास। 350 का बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। इंटरेस्टिंगली ये बाउंस में टाटा स्टील में सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुई है, कोई फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग पोजीशन नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है 350 से 360 का इसका जो रेसिस्टेंस है वो बरकरार रहेगा और स्टॉक शायद ये लेवल को पार नहीं करेगा। तो जिन लोगों ने हमारी एडवाइस फॉलो की थी उनको सजेस्ट करेंगे हम कि अपना प्रॉफिट 350 के पहले ही बुक कर ले टाटा स्टील में। दूसरा, हिंडाल्को में लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में आपने नोटिस किया होगा कि 140 के पास आने के बाद इसमें थोड़ी गिरावट आई है और ये गिरावट में इसमें शॉर्ट पोजीशंस बनी है। लास्ट सेशन में अराउंड 5% राइज इन ओपन इंटरेस्ट था। तो मुझे लगता है कि इट इज हेडिंग डाउन प्रॉब्ली बैक टू 128-127 ऑड लेवल्स हिंडाल्को में। तो जो डेटा से आप कोरिलेट करना चाह रहे हो तो मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स में थोड़ा सा दबाव रह सकता है आने वाले कुछ दिनों में। ओके, मेटल शेयरों में थोड़ा दबाव दिख सकता है, लेकिन लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर आपसे राय लेना चाहता हूं गौरांग, और वो इस लिहाज से कि आज VRL लॉजिस्टिक्स का IPO भी खुल रहा है। अगर आप इस IPO को ट्रैक करते हैं तो इस पर भी राय दीजिए। अदरवाइज
जिस तरह का रेस्पॉन्स एंकर इन्वेस्टर्स की से मिला, 140 करोड़ रुपए जुटाए, काफी अच्छे नाम यहाँ पर आते हुए दिखे, खासतौर से डोमेस्टिक फंड्स के तौर पर। क्या कुछ और लॉजिस्टिक कंपनियों पर इसका असर पड़ता हुआ दिखेगा? ब्लू डार्ट या फिर पटेल इंटीग्रेटेड, इस तरह के कोई स्टॉक है आपके रडार पर, गति, जो आप खरीदना चाहेंगे? इस आईपीओ को तो पूरे मापदंड में नहीं देखा है, लेकिन जिस प्रकार से वीआरएल लॉजिस्टिक एक कंपनी रही है, काफी लंबे समय से इसका इतिहास है अनिल जी, और बहुत ही छोटे ऑपरेशन लेवल पे इन्होंने कामकाज शुरू किया साउथ इंडिया में, और फिर धीरे धीरे अपनी जो फ्लीट है उसको बढ़ाते हुए अपना कारोबार फैलाया। तो मुझे लग रहा है कि इसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। इसका इम्पैक्ट लॉजिस्टिक सेक्टर पर डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा, लेकिन अगर हम बुनियादी तौर पर आकलन करते हैं तो एज अ डिस्क्लोजर मेरे ख्याल से ब्लू डार्ट, एजिस लॉजिस्टिक, ऐसी ऑल कार्गो, ये कुछ कंपनियां हैं जो हमने मेरे ख्याल से कुछ समय पहले रेकमेंड की थी, और उसके बाद हमने ऊपर के तरफ के दायरे भी बहुत तीव्र गति से आते हुए देखे। तो मेरा मानना है कि उत्साह में नहीं, हाँ, लेकिन अगर आपको निवेश लायक रणनीति बना करके काम करना है तो नीचे के स्तर पर अगर आपको कभी भी मौका मिले तो इन स्तर पर आपको मेरे ख्याल से निवेश करना चाहिए। और वीआरएल लॉजिस्टिक, आई थिंक इस पर मैं खास करके टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमने अभी तक पूरे मापदंड को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की सिफारिश या राय नहीं लेके आए हैं, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आईपीओ को स्टडी नहीं किया है, लेकिन आपको याद दिला दे कि आज ये खुल रहा है और प्राइस बैंड 195 से 205 का है वीआरएल लॉजिस्टिक्स का। लेकिन लॉजिस्टिक्स पर गौरांग ही नहीं, बाजार के दिग्गज निवेशक भी काफी बुलिश है, और उनमें से एक है रमेश दमानी। ई कॉमर्स स्टोरी का एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्ले है लॉजिस्टिक्स कंपनियों में भी, और इसी पर हम रमेश दमानी की राय भी लेकर आएंगे कि क्यों ये इतना बुलिश है और यहाँ पर किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं। वो आप देखेंगे आज 9:40 पर सीएनबीसी आवाज पर, तो वो अपॉइंटमेंट आपके लिए खास तौर से है। रमेश के अलावा रिदम देसाई और साथ ही साथ मधु केला भी आपको बताएंगे कि किन स्टॉक्स और सेक्टर्स में वो इस समय पैसा लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ट्रेडर्स के रेडार पर कौन से शेयर है? पूजा हमारे साथ है ट्रेडिंग कॉल्स के साथ। पूजा, बताइए मूड क्या खरीदारी का लौट रहा है? जी, खरीदारी का ही मूड देखने को मिल रहा है। ज्यादातर जानकार आज तेजी करने की राय दे रहे हैं। पहले कॉल से शुरुआत करते हैं। आशुतोष सादा ने एचडीएफसी में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि ओवरसोल्ड एरिया में है ये स्टॉक। 1290 एक स्ट्रांग सपोर्ट है जहां पर स्टॉप लॉस लगाने की राय, और यहां से 1327 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा कॉल है मोहित गावा का। इन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस में खरीदारी करने की राय दी है। एक पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर है और अगले 3 से 5 दिन में 700 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं, और 5% से ज्यादा का रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं राजेश सरपुते। गुड मॉर्निंग राजेश, बताइए आज आपके 2 टॉपिक्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। जो पहला कॉल रहेगा वो बैंकिंग स्टॉक है, पीएसयू बैंकिंग, यूनियन बैंक। इसमें बाय है विद स्टॉप लॉस ऑफ 157 और इसका एक शॉर्ट टर्म टारगेट 176 का है। सेकंड बाय कॉल अगेन ए कॉन्ट्रा कॉल ऑन ओएनजीसी, बाय ओएनजीसी विद स्टॉप लॉस ऑफ 302 और इसका टारगेट रहेगा 328। दोनों ही कॉल नेक्स्ट 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए दिए गए हैं। थैंक यू राजेश। आखिरी कॉल में ऑटो काउंटर्स, बजाज ऑटो में खरीदारी करने की राय आ रही है। विवेक गुप्ता, कैपिटल वायर ग्लोबल रिसर्च के विवेक गुप्ता बजाज ऑटो में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इनका मानना है कि अगले कुछ दिनों में 2165 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। सारे ही कॉल्स में आज जानकार तेजी करने की राय दे रहे हैं। करने की राय आती हुई दिख रही है। सारे ट्रेडिंग कॉल्स में देखना होगा इन स्टॉक्स पर किस तरह का रिएक्शन बाद में आता है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन आज के सेशन में दिख सकता है। टोरेंट फार्मा, गौरांग आपके रेडार पर है, ट्रैक करते हैं, क्योंकि यहां पर इनकोर का एक कारोबार ये खरीदने की बात करें 350 करोड़ रुपए में एक्विजिशन हो सकता है। यहां पर एल्डर फार्मा का कारोबार खरीदने के बाद दूसरा एक्विजिशन टोरेंट की तरफ से हो सकता है। क्या कहेंगे आप, टोरेंट फार्मा में कहीं कोई मौका है निवेश करने का? अनिल जी, बहुत समय पहले इसको ट्राई किया था, तो टिप्पणी देना मुश्किल होगा, क्योंकि हाल ही में हमने यहाँ पर किसी तरह की राय नहीं निकाली। राय ले लेता हूं मैं आपसे। राजेश, बताइए टोरेंट फार्मा के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? अनिल जी, ओवरऑल फार्मा सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ। सिप्ला, औरोबिंदो फार्मा, इसमें से एक टोरेंट फार्मा
एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे एक निगेटिव डाइवर्जेंस दिखता है 1300 के आसपास। यू कैन से दिस विल ट्रिगर अ रनिंग करेक्शन जिसका टेक्निकल सपोर्ट बनेगा करीबन 1200 के आसपास। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है यहाँ पे अगर है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 100-150 रुपए का एक बार तो करेक्शन आएगा और उसके बाद फिर से लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये है फिलहाल अपॉर्चुनिटी टोरेंट फार्मा में ट्रेड के लिहाज से। इसके अलावा टाटा मोटर्स, राजेश आपकी क्या कॉल रहेगी स्टॉक पर? JLR के नंबर्स हमने देखे आए हैं और यहाँ पर लैंड रोवर की सेल्स जो ग्लोबल सेल्स है उसमें कुछ बेहतरी देखने को मिली है एज अगेंस्ट द टोटल सेल्स जो 6% से ग्रो होती हुई दिखाई दी है JLR विच इंक्लूड्स जैगुआर एंड लैंड रोवर। क्या स्टॉक पर कॉल रहेगा? क्योंकि आप देखिए प्री ओपन सेशन में 1% की गिरावट है और वैसे भी ऑटो कंपनियों में कुछ नरमी का ही माहौल बना है पिछले कुछ दिनों में। यस, ऑटो में स्पेशली 4 व्हीलर ऑटोज में ज्यादा नरमी है। मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स भी जैसे हमने देखा 510 का इसने बॉटम बनाया था और 570 तक की इसमें रैली आई थी। मुझे लगता है ये जो 60 पॉइंट का जो गेन है इसको ये टेक्निकली करेक्ट कर रहा है। यहाँ से ज्यादा मुझे लगता है 540 530 के लेवल आ सकता है, तो दैट विल बी एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है वहां पे बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 525। इसका जो फिर से टेक्निकल पुल बैक रहेगा उसका रेजिस्टेंस आएगा 570। मार्केट विल वेट फॉर अ ब्रेकआउट। अगर 570 आता है तो यहाँ से 60 रुपीज का अपसाइड आ सकता है। तो यू कैन से इट्स अ बाय ऑन डिप काउंटर एंड द आइडियल लेवल टू एंटर विल बी 540। ओके, लेकिन सिद्धार्थ काफी दिनों बाद वायदा कारोबार में बैन वाले स्टॉक्स की लिस्ट लंबी होती हुई दिख रही है और सोमवार के सेशन में मैंने देखा है 2 रियल एस्टेट काउंटर HDIL और यूनिटेक बैन में आए, वोखाड़ आया है और सेंचुरी टेक्सटाइल भी। काफी एक्शन उस लिहाज से इन मिड कैप शेयरों में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। क्या राय देंगे इन चारों स्टॉक्स में से कहीं कोई ट्रेडिंग किया आपके लिए? अनिल जी, जनरली आप देखोगे कि एक राइजिंग मार्केट में स्पेशली जब रैली अच्छी खासी हो जाती है और लोगों ने मिस आउट किया होता है ये रैली को, तो वो कंपनसेट करने के लिए लोग मिड कैप स्टॉक्स में जाने की कोशिश करते हैं। रियल एस्टेट में पॉजिटिव न्यूज थी, सेंचुरी टेक्सटाइल काफी अच्छे से बढ़ा है, तो ये सब स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन ज्यादा है। मैं इसमें कोई ट्रेड जनरेट नहीं करना चाहूंगा और सजेस्ट करूंगा। और जनरली एक विचारधारणा आ जाती लोगों की, क्योंकि इसमें लॉन्ग पोजीशन है और ये बैन में है तो अब यहाँ से लॉन्ग अनवाइंडिंग ही होनी है, तो कुछ लोग इंट्राडे इसमें शॉर्टिंग करते हैं ये सोच के कि आज इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी तो मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भले ही अगर स्टॉक्स में अगर आप फ्यूचर्स में आप पोजीशन नहीं बनाते हो, जो ट्रेडर्स एक्टिवली ये स्टॉक्स में इन्वॉल्व है वो ट्रेडर्स कैश में भी बाइंग करके ये स्टॉक्स को ऊपर लेके जाते हैं। तो इंट्राडे में शॉर्ट ना करें ये स्टॉक्स में ये सोच के कि इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। ओके, तो इन स्टॉक्स में स्पेशली सेंचुरी टेक्सटाइल में शॉर्ट की पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, रेन इंडस्ट्रीज, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर कुछ फंड एक्शन देखा गया है। रेन इंडस्ट्रीज क्या आप ट्रैक कर रहे हैं चार्ट्स पर राजेश? कुछ कॉल? विच वन? रेन इंडस्ट्रीज जी, ये 35.95 पर इस समय ट्रेड कर रहा है। और नो मैडम, आई वोंट ट्रैक द काउंटर, अनेबल टू नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पर हमने देखा है कि मॉर्गन स्टैनली एशिया ने ऑफकोर्स हिस्सेदारी बेची है, लेकिन ब्रिज फंड इंडिया ने लगभग 26 लाख शेयर जोड़े हैं, खरीदारी की है इस कंपनी ने। कुछ फार्मा काउंटर्स जो एक्शन में रह सकते हैं, लुपिन और ग्लेनमार्क के लिए कुछ ड्रग अप्रूवल सामने आती हुई दिखी है। फार्मा शेयरों में काफी एक्शन पॉजिटिव साइड पर दिखा है और 2 दिनों के करेक्शन के बाद मजबूत भी होते हुए दिखे। सिद्धार्थ, कोई स्टॉक है आपके रात पर वायदा कारोबार में जहां पर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका दिख रहा है आपको फार्मा स्पेस में? मैं थोड़ा सा फंडामेंटल भी ऐड करूंगा इसमें, बिकॉज आई एम एक्टिवली इंटरेक्टिंग विद आवर फार्मा एनालिस्ट। यहाँ पे जो हाई बीटा काउंटर्स थे जैसे लुपिन, सन फार्मा है, उनका मानना है कि इसमें वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, लेकिन स्टॉक्स लाइक डॉक्टर रेड्डी इसमें वैल्यूएशन अभी भी कम है। और अगर मैं FNO का भी इसमें अगर ऐड करूं तो डॉक्टर रेड्डीज में लॉन्ग पोजीशन बनते हुए दिखी है। इसने 3600 से 3700 के बीच में जो उसको रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस किया है। तो अगर मुझे फार्मा स्पेस में, FNO स्पेस में अगर कुछ करना है तो डॉक्टर रेड्डीज में मैं बाय ऑन डिप्स सजेस्ट करूंगा। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन हाउस कॉल हमारा डॉक्टर रेड्डीज और यूका लैब्स पे बुलिश है हम। ओके, लेकिन इसके साथ और स्टॉक्स जहां पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं उसमें एल्स्टॉम TND है। तकनीकी तौर पर राय लेना चाहता हूं। 56 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है राजेश इन्हें BARC से। क्या चार्ट्स पर कोई संभावना है तेजी की आज एल्स्टॉम TND में?
अनिल जी, मुझे लगता है कि अल्स्टम में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर आप वीकली चार्ट देखो तो इट्स मेकिंग हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन। अगर आप डेली चार्ट देखो तो 580 के आसपास पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन से लगातार कंसोलिडेट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 570 580 विल बी द सपोर्ट बफर, जहां पे मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अपसाइड में इसका जो टारगेट रहेगा दैट विल बी 640 रुपीज प्लस। योर स्टॉप लॉस हैज टू बी समवेयर नियर 625। गुजरात गैस गौरांग ट्रैक करते हैं आप। यहाँ पर थाने में इन्हें गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मंजूरी मिली है PNGRB से, तेजी करने की राय होगी आपकी? गुजरात गैस, पेट्रोनेट LNG और IGL यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस, अनिल जी काफी लंबे समय से हम इन सब कंपनियों में निवेश करने की कवायद करते हुए आए हैं और हमें लग रहा है कि जिस मापदंड में ऑल्टरनेटिव फ्यूल जैसे कि CNG और LPG का इस्तेमाल होगा आने वाले समय में, और सरकार की तरफ से भी अगर आप देखने जाए तो कुछ योजनाएं हैं जहां पर पूरे भारतवर्ष में डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन लगाने की बात कर रहे हैं। और गैस प्राइसेस जो रिवाइज होंगे आगे जा करके, क्योंकि जो हस्ताक्षर किए गए हैं ईरान परमाणु हथियारों पर लेकर के, अगर वहां पर अमलता होती है और आने वाले समय में जो सैंक्शन लगी है UN की तरफ से उसमें कुछ रियायत दी जाती है, तो ईरान दूसरा सबसे बड़ा विश्व भर में गैस। यहाँ पर गौरांग आपको रोकना होगा क्योंकि बाजारों की यहाँ पर ओपनिंग हो चुकी है और बता दूं आपको संकेत किस तरह से आते हुए दिख रहे हैं। पहली टिक पर यहाँ पर हरे निशान के साथ शुरुआत हुई है। सेंसेक्स में 40 अंक ऊपर, लेकिन निफ्टी 15 अंक नीचे और अब सेंसेक्स भी नीचे फिसलता हुआ आपको नजर आएगा। तो सेंसेक्स और निफ्टी पर थोड़ी सी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है, जिस तरह से एशियाई बाजार फिसले अपने ऊपर के लेवल से। ACC 1.5% की मजबूती के साथ टॉप गेनर। TCS कल अपने नतीजे पेश करेगा, उससे पहले 1% की तेजी। अल्ट्राटेक सीमेंट में 1% की मजबूती नजर आएगी। ITC 1% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी इतना ही फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जहां पर एक्शन है पॉजिटिव साइड पर। HCL टेक 2.5% के नुकसान के साथ टॉप लूजर है इस वक्त, और उसके साथ ही भारती में 0.25% का नुकसान। आइडिया 1.5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। HDFC में नुकसान है यहाँ पर 1% के आसपास का। तो ये कुछ एक दिग्गज है जो बाजार को नीचे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अब 35 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी पर कमजोरी आपको नजर आएगी। यहाँ पर लगभग 11 अंकों की वायदा कारोबार में आई है। HCL टेक, भारतीय एयरटेल, M&M ये कुछ एक दिग्गज है जो नुकसान में नजर आएंगे। सन फार्मा कमजोर है, टाटा मोटर्स कमजोर है। तो टेलीकॉम स्टॉक से दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके अलावा वायदा कारोबार के बैंक के स्टॉक सेंचुरी टेक्सटाइल आज 1.25% कमजोर होता हुआ दिख रहा है। HDFC और कोल इंडिया जैसे दिग्गज भी कमजोर है। फार्मा, टेलीकॉम और ऑटो ये 3 स्पेस हैं कमजोरी की तरफ। मजबूत क्या है? TCS 1.5% के गेंस और यहाँ पर सबसे बेहतरीन शुरुआत। ACC, कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर मजबूती आती हुई दिख रही है। ओरेकल में हमने देखा परसों के सेशन में काफी लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई नजर आई थी। आज स्टॉक ने फिर से 1.5% ऊपर शुरुआत की और बाजार एकदम शांत ट्रेड दिखाते हुए यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी पर कोई खास नुकसान नहीं, 10-10 पॉइंट का। और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी तेजी का रुझान है। इंटरेस्टिंग बात है कि बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, निफ्टी के विपरीत यहां से मजबूती आती हुई दिख रही, लगभग 1/4% की मजबूती बैंक निफ्टी में, और यही वजह कि बाजार एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हर्षा कहाँ नजर है? अनिल, कुछ काउंटर्स जिसमें तेजी है। DCB आपके लिए हाजिर करेंगे नंबर्स के बाद। यहाँ पर शुरुआत अच्छी खासी होती हुई दिखाई दी है। वॉल्यूम पिकअप है, 6.5% भागा है शेयर, 122 पर ट्रेड करता हुआ। टॉरेंट फार्मा जिसकी हम बात कर रहे थे कि एमकोर फार्मा का डर्मा बिजनेस से खरीदने वाले हैं, स्टॉक 3.5% ऊपर है। पार्सना डेवलपर्स में करीब 2-2.5% तक की बढ़त बनती हुई। गुजरात गैस ये थाने में डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने वाला है, तो वो स्टॉक देखिए अच्छी खासी रिएक्शन दिखा रहा है। 8% से ज्यादा की गेन्स इसमें देखने को मिले हैं। दूसरे काउंटर जिसमें तेजी का मूड बनता हुआ दिखाई दिया है। गेटवे डिस्ट्री पार्क्स कंपनी अपने रेल लॉजिस्टिक्स यूनिट को अलग से लिस्ट करने की तैयारी कर रही है और उसी का इम्पैक्ट पड़ता हुआ। इनफैक्ट पूरे लॉजिस्टिक्स स्पेस पर एक नजर डाल लेते हैं जिसमें गति शामिल होगा, ऑल कार्गो शामिल होगा। VRL लॉजिस्टिक्स का इशू खुल रहा है, 195 से लेकर 205 का वो प्राइस पैन तय है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ ट्रैक्शन आता हुआ। 1% तक की गेन्स इन काउंटर्स में बने हैं। इसके अलावा आप देखिए अल्स्टॉम TND में करीब 2 से 2.5% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। ये काउंटर फिर से हरकत में आता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप साइड पर दूसरे काउंटर जिसमें हम देख रहे हैं आज पूरा जोश है, उसमें लिबर्टी शूज शामिल है, 2% से ज्यादा की गेन। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में वॉल्यूम एक्शन, 1% से ज्यादा की बढ़त। JK टायर में हम देख रहे हैं बढ़त का सिलसिला बरकरार। रियल्टी काउंटर्स में अब भी इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन वॉल्यूम्स इतने कुछ खास नहीं है। पार्सना डेवलपर्स 1% ऊपर, ओबरॉय रियल्टी में 0.5% की गेन्स देखने को मिल रहे हैं। मैरिको काया सोमवार को कुछ मुनाफा वसूली का शिकार हुआ, लेकिन इसमें फिर से एक पुल बैक आया है
और आज 60 रुपए ऊपर खुला है ये काउंटर। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं हरकत तेजी की बनती हुई दिखाई दी है। ये फिलहाल है मार्केट का मूड, 40 अंक ऊपर इनफैक्ट ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। बिल्कुल, तो शांत शुरुआत होती हुई दिखी है भारतीय बाजारों की। एशियाई बाजारों की कमजोरी के बावजूद भारतीय बाजारों ने कोई खास नेगेटिव शुरुआत की हो वैसा नजर नहीं आता दिख रहा है। लेकिन स्टॉक्स जहां पर एक्शन साफ तौर पर है वो नतीजों के दम पर ही, और गुजरात के सब 8% मजबूत हो चुका है। KNR कंस्ट्रक्शन, अशोका बिल्डकॉन, ये सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी काफी मजबूती में दिख रही है। यहां पर एक क्विक चेक चार्ट पर लिया जाए गुजरात गैस के लिए 718 का लेवल है इस वक्त। राजेश, अब क्या ट्रेलिंग स्टॉप और टारगेट होने चाहिए? अनिल जी, चूंकि गैप अप हुआ है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेकिन जो इसका प्राइमरी ट्रेंड है वो बहुत ही स्ट्रांग है। वीकली बेसिस पे अगर यहाँ पे एनालिस करें तो मुझे लगता है कि 640-650 का यहाँ पे सपोर्ट बनेगा। अपसाइड में जो बैरियर है, जो इसका अर्लियर हाई था 800, मुझे लगता है ये भी क्रॉस करेगा। सो इससे बाय ऑन डिप काउंटर, अगर डिप मिलता है तो आप बाय करिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 640-650। आपका जो पोजिशनल बेसिस पर टारगेट रहेगा दैट विल बी 800 प्लस लेवल। ओके, 800 से ज्यादा के लेवल दिखा सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिक्लाइन का इंतजार करें। वो स्टॉक 7.5% ऊपर है, 9% तक की तेजी मैंने देखी है स्क्रीन पर होते हुए। ACC 2% ऊपर। इसके साथ बाकी सीमेंट कंपनियों में इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट में लगभग 1% के गेन्स है। सिद्धार्थ, पैसा कहाँ बनेगा, क्या लॉन्ग करेंगे? इट्स इजी टू से व्हेन मार्केट्स नीचे के स्तर पे होते हैं कि क्या लॉन्ग करके पैसा बनेगा, ना कि हायर लेवल से। बट एट दीज हायर लेवल्स मैं फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करूंगा जिसमें मिक्स रुझान रहेंगे। जैसे ICICI बैंक में ऊपर के स्तर पे शॉर्ट करूंगा। इनफैक्ट एट करंट लेवल्स आई विल शॉर्ट ICICI बैंक एंड ट्रेड विद नेगेटिव बायस, क्योंकि इसमें जो ऊपर के स्तर पे जो बाउंस बैक आया था नीचे से ऊपर, तो दैट वाज शॉर्ट कवरिंग, और लास्ट 2 सेशन में इसमें शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई है। यस बैंक एक स्टॉक है जहां पे हम काफी सारी लॉन्ग अनवाइंडिंग देख रहे हैं, फ्रेश फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग पोजीशंस नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे हाई रिस्क ट्रेडर को मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 या 3 दिन के हिसाब से शॉर्ट पोजीशंस बनाए। लॉन्ग के लिए हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल प्राइस में काफी अच्छा बाउंस बैक आ रहा है। केन इंडिया बाइंग की सलाह देंगे। रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज के लिए हम PSU बैंक्स में SBI PNB जहाँ पे ऑप्शन की लिक्विडिटी है वहां पे रेंज बाउंड ट्रेड सजेस्ट करेंगे। IT में अगर मुझे कुछ बाय करना है तो TCS या इन्फोसिस नहीं होगा। विप्रो डिप्स आई थी बिकॉज ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग, अब हम देख रहे हैं कि इसमें फर्दर लॉन्ग फॉर्मेशन हो रही है, तो ये सब स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करूंगा। और निफ्टी अब एक दायरे में रह सकता है, 8950 ऑन द हायर साइड, 8600 8650 ऑन द लोअर साइड। तो ये दायरे में स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड जो होंगे, इंडेक्स ट्रेड शायद कम ही मिलेंगे। इनफैक्ट मैंने आपसे सिद्धार्थ सीमेंट कंपनियों पर स्पेसिफिकली पूछा था, बट नॉट अ वरी। गौरांग, क्या ACC आप खरीदेंगे करंट लेवल्स पर नंबर्स के बाद? मेरे ख्याल से एक वन ऑफ आइटम थी जिसके कारण आपको थोड़ी बहुत कंसर्न्स थी, और जब बाजार के पहले हम बातचीत कर रहे थे नतीजे के ऊपर, जब हमने DCB के ऊपर के बारे में राय दी, तब हमने ACC की भी चर्चा की हर्षदा, और मुझे लग रहा है कि जो खपत है सीमेंट की वो संपूर्ण भारत देश में, खास करके ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाके हैं, वहां से थोड़े समय के लिए थोड़ा दबाव रहेगा। लेकिन अगर आप मापदंड लंबे समय के लिए निवेश का नजरिया बना करके चलते हैं तो हमारी राय में जो भी कंपनियां सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसके मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन जो फैसिलिटीज है वो पैन एशिया में फैली हुई है और जिसका डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग हो, उन कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। मिसाल के तौर पर ACC, अल्ट्राटेक, अंबुजा, और मिड कैप में मेरा मानना है कि मंगलम, JK लक्ष्मी सीमेंट, हाइडलबर्ग जैसी कंपनियों पर भी ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं हर्षदा, जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है सीमेंट का वो है कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, वहां पर भी सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाए हैं तो कंजम्पशन थीम आगे जाकर के बिल्कुल गति पकड़ सकती है। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर इन सारे शेयरों पर, लेकिन कुछ बड़े ट्रेड्स होते दिख रहे हैं, इन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। वॉल्यूम के लिहाज से कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है। एक काउंटर है गुजरात फ्लोरो, जहां पर आप देख सकते हैं BSE पर कुछ बड़ा ट्रेड होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट 2 ट्रेड हुए हैं BSE पर, जहां पर लगभग
1 लाख शेयर यानी कि 2 लाख शेयर और लगभग 1/4% हिस्सेदारी कंपनी की बदली है 705 रुपए के आसपास। तो एक काउंटर ये है गुजरात फ्लोरो जहां पर एक्शन होता हुआ दिखा है। भारतीय इंफ्राटेल दूसरा काउंटर है जहां पर लगभग 1% हिस्सेदारी कंपनी की बदलती हुई दिख रही है। यहां पर कारोबार ज्यादा हुआ है, लगभग 82 लाख शेयर एक और 72 लाख शेयर एक, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा शेयरों का कारोबार भारतीय इंफ्राटेल में होता हुआ दिख रहा है। 377 पर ये बड़े सौदे यहां पर होते हुए दिखे, यानी कि कल की प्राइस से कुछ डिस्काउंट पर ये बड़े सौदे होते हुए दिखे। तो भारतीय इंफ्राटेल में भी 2 बड़े सौदे दिख रहे हैं, एक एनएसई पर और एक बीएसई पर। इसके साथ ही टेक महिंद्रा एक और काउंटर है जहां पर बड़ा सौदा होता हुआ नजर आएगा आपको। 660 रुपए पर टेक महिंद्रा में बड़ा सौदा हुआ है 2 लाख शेयरों का, यहां पर भी अच्छा कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। हीरो मोटोकॉप एक और काउंटर है जहां पर लगभग 1.25 लाख शेयरों का बड़ा कारोबार होता हुआ दिख रहा है 2582 रुपए पर। तो काफी एक्शन वॉल्यूम के लिहाज से होता हुआ दिखा है। एक के बाद एक कई स्टॉक इस लिस्ट में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। दिग्गज भी हैं जिसमें हीरो मोटोकॉप, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया जैसे शेयर शामिल है और छोटे शेयरों में भारतीय इंफ्राटेल, गुजरात फ्लोरो जैसे शेयर शामिल है जहां पर एक्शन बड़ा होता दिख रहा है। वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। राजेश, गौरांग और सिद्धार्थ, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार स्टॉक सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फोकस होगा हमारा नतीजों के सीजन पर। बताएंगे आपको कहां है इस वक्त कमाई के मौके। सेंट्रम ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीआईओ कुंज बंसल हमारे साथ जुड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। बाजार एकदम शांत ट्रेड दिखाते हुए रिकवरी होती हुई दिख रही है लोअर लेवल से और अब बाहरी निशान में लौटने की कोशिश करते हुए सेंसेक्स और निफ्टी। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी बरकरार है, आधा परसेंट के गेंस वहां पर आपको नजर आएंगे। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की तेजी। इनफैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि जब सेंसेक्स और निफ्टी अब ठंडे होते हुए दिख रहे हैं तो इतने दिनों से जो एक इंडेक्स कमजोर दिख रहा था और जिसकी हम बात भी कर रहे थे कि डेटा ये बता रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है, बैंक निफ्टी यहां से लीडरशिप आती हुई दिख रही है। 1% की दमदार उछाल आपको बैंक निफ्टी में नजर आएगी। तो बैंक निफ्टी बाजार को सपोर्ट देता हुआ दिखा। तो अगर बैंक निफ्टी को हटाकर शायद आप देखते तो बाजार में काफी कमजोरी आपको नजर आती। लेकिन इस बीच हम जो बात कर रहे थे कि आज काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर बड़े सौदे होते दिख रहे हैं। अरविंद रेमेडीज एक और स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए और यहां पर भी आज 1.25% हिस्सेदारी अरविंद रेमेडीज की बदलती हुई दिखी है एनएसई पर। यहां पर एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है। ये काउंटर आपके सामने हाजिर करेंगे। 7,66,000 शेयरों का, जी हां 7,66,000 शेयरों का कारोबार अरविंद रेमेडीज में होता हुआ दिखा है। 19.05 रुपए पर यहां पर हिस्सेदारी बदली कंपनी को और 1.25% हिस्सेदारी एक साइजेबल स्टेक कही जा सकती है जो कि बदलती हुई दिखी है इस वक्त इस काउंटर पर। तो काफी एक्शन वॉल्यूम के लिहाज से आज छोटे मझोले काउंटर्स में होता हुआ साफ नजर आ रहा है बाजार में। लेकिन अब आगे का डायरेक्शन क्या रहेगा और कहां है आपके लिए निवेश के मौके जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है इस वक्त सेंट्रम ब्रोकिंग के ईडी और सीआईओ कुंज बंसल। कुंज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबी से आवाज पर। एक अच्छी सीरीज देखी हमने अब तक अप्रैल की, बिल्कुल मार्च सीरीज के सेकंड हाफ के विपरीत। लगातार 10वां सेशन है जब हम अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो 9,000 9,100 की तरफ है। क्या लगता है, क्या यहां से भी और दमखम बाकी है या फिर अब इतनी तेजी के बाद फिर से बाजार अटकते हुए दिखेंगे आपको रिजल्ट सीजन की शुरुआत में? तो हमेशा ही मुश्किल होता है स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेंड बाजार में प्रेडिक्ट करना। हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जैसा आपने कहा मार्च में इतनी मंदी हो जाएगी वो भी शायद हमने नहीं सोचा था किसी ने भी, और उसके बाद अप्रैल के 10 सेशन में छुट्टियां वगैरह मिला के वन वे तेजी चलती रहेगी वो भी नहीं सोचा था। पर फिर भी नेट नेट अगर हम सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि अब आने वाले अगले 2 हफ्ते में इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ हम फिर से एक्सपायरी पे भी जाएंगे और मार्केट में एक वन वे मूवमेंट भी हो चुका है और अब रिजल्ट सीजन भी चालू हो गया है। तो उस हिसाब से लगता है कि अब बाजार थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करने लगेगा। हो सकता है इतना नहीं टूटे जितना मार्च के सीरीज में चला गया था, पर एक बार इंडेक्स टर्म्स में रेजिस्टेंस फेस करने लगेगा और इंडिविजुअल स्टॉक्स में या तो क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे या फिर और कोई जो भी न्यूज फ्लो रहेगा उसके बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। शायद रिजल्ट फ्लो ही वो बड़ा ट्रिगर रहेगा। जब आप एसीसी डीसीबी के नंबर्स देखिए, एसीसी फार बेटर, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि बहुत ही खराब तिमाही रहेगी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बाकी कंपनियों का भी फिर रिएक्शन यही रहेगा नंबर्स के बाद कि अगर उम्मीद से थोड़े से बेहतर नंबर्स भी आते तो ये काउंटर्स भागेंगे? जी हाँ, और वो मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि मार्च क्वार्टर में एक बहुत ज्यादा
इम्प्रूवमेंट इन दी फाइनेंशियल नंबर्स ऑफ कंपनीज एक्सपेक्टेड नहीं है ग्रोथ के मायने में। तो उस हिसाब से जहां जहां बेटर देन एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आ जाएंगे, सरप्राइज पॉजिटिव आ जाएंगे, वहां पे सर्टेनली इंटरेस्ट रहेगा। एंड वाइसी वर्सा ऑल्सो, जहां एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट आएंगे वहां थोड़ी सी स्टॉक में मंदी भी आ सकती है। पर ये एक ट्रेंड जरूर रहेगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। और स्पेशली वो सेक्टर्स जैसे आपने बोला सीमेंट, जहां चले नहीं थे इस उम्मीद में कि नहीं बिल्कुल वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हुआ है इस क्वार्टर में, प्राइसिंग भी होल्ड नहीं की है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटी पिछले 4 से 5 महीने में सीमेंट सेक्टर ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो उस हिसाब से एक इंटरेस्ट आ जाना वाजिब है और रहेगा मुझे लगता है। ओके, तो सीमेंट शेयरों में अब थोड़ा खरीदारी का माहौल बनता हुआ देख सकता है। लेकिन दूसरा सेक्टर जो अब एक्शन में आने वाला है टीसीएस के नतीजों के साथ ही कल, और यहाँ पर तो बिल्कुल मतलब आम राय नहीं कहूंगा कि 100% ओपिनियन बन चुकी है कि इन सारी आईटी कंपनियों को दिक्कत आने वाली है, क्रॉस करेंसी हेडविंड्स रहेंगे, नंबर्स खराब रहेंगे। इन्फोसिस पहली बार रिजल्ट्स डिले कर रहा है, 24 तारीख को देगा और वो भी चेन्नई से। क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर भी सब कुछ नेगेटिव डिस्काउंटेड है और इन रिजल्ट्स के बाद तेजी बन सकती है, तो पहले खरीदारी करनी चाहिए या इंतजार करें? मुझे लगता है इमीडिएट तेजी नहीं बनेगी। ओके, तो इस सेक्टर में इन्वेस्टर्स थोड़ा सा रुक सकते हैं, इंडिविजुअल कंपनीज के रिजल्ट के लिए रुक सकते हैं। इमीडिएट तेजी नहीं बनेगी, पर ये एक सेक्टर ऐसा है जिसमें 2-3 चीजें हमें नोट करने लायक हैं। एक तो मैं बहुत ही लेमैन थिंकिंग पे सोचूं और थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लूं इन्वेस्ट करने का इस सेक्टर में या स्टॉक में या मार्केट में, करीब करीब 6 महीने से 9 महीने का या साल भर का। तो जो रुपी डॉलर रेट हमारी पिछले 1 साल से स्टेबल है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में अगर एज अ मैक्रो इकोनॉमी और हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई को और गवर्नमेंट को हमारे एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करना है, जो नंबर्स नीचे रहे हैं, और फंडामेंटल बेसिस पे भी अगर हम सर्टेन पैरामीटर्स पे देखें तो रुपी ओवर वैल्यूड हो गया है अगेंस्ट डॉलर एंड अगेंस्ट सम अदर करेंसीज ऑल्सो। तो मुझे लगता है रुपी डेप्रिशिएट होगा, और रुपी डेप्रिशिएट होगा तो सारी एक्सपोर्टिंग कंपनीज को फायदा होगा, जिसमें आईटी एक मेन सेक्टर है। सो पहली बात ये। दूसरी बात, ऑब्वियसली अभी यूरो काफी वीक हुआ है और क्रॉस करेंसीज के चलते हुए काफी सारी कंपनीज ने एडवांस में ही एक काइंड ऑफ गाइडेंस दे दिया है कि हमारे ये मार्च क्वार्टर के नंबर्स नीचे रहेंगे, और उसके रहते एनीवेयर 10 से 20% इस सेक्टर में इंडिविजुअल स्टॉक्स में करेक्शन हुआ है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो अब ये क्वेश्चन यही आता है कि वापस से मार्केट जब क्लोज टू हाई हो गया है तो क्या खरीदा जाए। तो एक ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव को 1 मिनट में मैं साइड में रखता हूं, तो मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सर्टेनली एक सेक्टर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जैसा मैंने कहा, उसके मेन रीजन है कि एक तो अच्छे करेक्टेड भावों पे और करेक्टेड वैल्यूएशन पे स्टॉक्स मिल रहे हैं, और एक थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू हम लें तो क्लियरली सेक्टर का ग्रोथ तो है ही है और उसको करेंसी डेप्रिसिएशन का भी फायदा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर लेकिन कुछ सवाल ये है कि फिर बिग बॉयज में पैसा बनेगा ज्यादा या फिर छोटी कंपनियों में, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों का ट्रेंड देखें तो फोकस वापस लौट रहा है छोटे मझौले काउंटर्स पर ही। तो टेक्नोलॉजी हो, सीमेंट हो, आपको क्या लग रहा है ज्यादा पोटेंशियल छोटी कंपनियों में है? मुझे लगता है कि आने वाला 1.5-2 साल 2.5 साल इंडियन मार्केट में एक ओवरऑल पॉजिटिव मार्केट का ट्रेंड है, और उसमें मिड कैप शेयर्स, छोटे शेयर्स, मझोले शेयर्स ही परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो मुझे लगता है वही रहेगा। और वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो एक गैप है, और यह स्पेशली क्रिएट हो गया है। हालांकि पिछले 10 दिन में कुछ मिड कैप्स ऐसे हैं जो इनफैक्ट बहुत तेजी से चल गए हैं, और जो हम अगर फरवरी की या मार्च 4 को जो मार्केट का हाई हुआ था उसके हाई से आगे निकल गए हैं। पर हम जैसे बात कर रहे हैं 2 मेन सेक्टर्स की, सीमेंट और आईटी की, जिनमें करेक्शन है। तो मुझे लगता है मिड कैप्स में परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न अपॉर्चुनिटी कोई खास शेयर जो आपके रेडार पर है, जहां पर आप अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हैं? जी हाँ, तो हम जिन दोनों सेक्टर में बात की उन दोनों में मैं अगर बताऊं तो सीमेंट सेक्टर में जेके लक्ष्मी सीमेंट एक मिड कैप शेयर है जो हमें बहुत अच्छा लगता है। कंपनी की करीब करीब अभी 6 मिलियन टन की कैपेसिटी है, और उनका एक्सपेंशन शुरू ऑलमोस्ट हो ही गया है 2 मिलियन टन प्लस का। अगले 1.5 साल में कंपनी की कैपेसिटी करीब करीब डबल हो जाएगी और टॉप लाइन भी डबल हो जाएगी। स्टॉक ऊपर में 420-30 तक चला गया था, अभी 360-70 में मिल रहा है, और जैसा मैंने पहले कहा करीब करीब 6 महीने से सेक्टर और इस स्टॉक का पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। हो सकता है अभी भी नहीं रहे, डिपेंड करेगा मार्च क्वार्टर के नंबर कैसे आते हैं, और फिर जून क्वार्टर मानसून में थोड़ा सा सीमेंट में इंटरेस्ट कम रहता है। बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऐसा है जो देखना चाहिए। और दूसरा, हम जो आईटी सेक्टर की बात कर रहे थे उसमें अगेन मैं मिड कैप शेयर्स में बात करूं तो परसिस्टेंट सिस्टम्स एक शेयर है जो अच्छा लग रहा है, जो पीक में 17-18 टाइम्स वैल्यूएशन पे प्राइस टू अर्निंग पे चला गया था, अभी 14-15 टाइम अर्निंग पे आ गया है करेक्शन के बाद। नीचे में और भी नीचे था, वहां से थोड़ा सा ऊपर फिर से आ गया है, बट फिर भी मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में। करीब करीब क्लोज टू 20% एनुअलाइज ग्रोथ कंपनी टॉप लाइन और उससे ज्यादा बॉटम लाइन में देती रहेगी।
और जैसा मैंने कहा वैल्यूएशन 14-15 टाइम फॉरवर्ड पे अट्रैक्टिव है। तो ये 2 शेयर हैं जो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को मिड कैप में देखने चाहिए। तो मिड कैप स्पेस में यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम्स और साथ ही जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये 2 स्टॉक हो सकते हैं जहाँ पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन कैपिटल गुड शेयरों पर भी राय लेना चाहता हूँ आपसे, उस लिहाज से कि जो आईआईपी के नंबर्स आए उसके बाद थोड़ा मोमेंटम अब फिर से लौटने लगा है। क्या पिछले 2 महीनों के जो आईआईपी के नंबर सुधार के संकेत दे रहे हैं उस पर भरोसा कर खरीदारी करनी चाहिए या फिर करेक्शन का इंतजार करें? मुझे लगता है क्वालिटी शेयर्स में खरीदारी की जा सकती है। हालांकि अगेन उसको दूसरे हम तरीके से देखें तो क्वालिटी शेयर्स में कोई बहुत ज्यादा करेक्शन या तो हुआ नहीं था और हुआ है तो फिर से ऊपर आ गए हैं। तो मुझे लगता है क्वालिटी शेयर्स में खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि बाजार में जैसे जैसे बाजार का लेवल ऊपर जाता जाएगा, जैसे जैसे पैसा इनफ्लो बढ़ता जाएगा डोमेस्टिक से या फॉरेन से, बाजार ऐसे शेयर्स को ढूंढेगा जहां या तो वो चले नहीं है अलॉन्ग विद फंडामेंटल्स, जहां फंडामेंटल्स हैं और जहां वैल्यूएशन का कंफर्ट है। और मुझे लगता है एक ओवरऑल तेजी अगर हमने एक्सपेक्ट की हुई है, जैसा मैंने पहले कहा कि मुझे लगता है अगले 2-2.5 साल इंडियन मार्केट में तेजी के रहेंगे, तो उसमें एक अंडरलाइंग अजम्पशन है कि इकोनॉमी ग्रोथ होनी है। अब इकोनॉमी ग्रोथ होगी तो कैपिटल गुड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे ही। और नहीं तो हम एक अजम्पशन अलग ही ले लें कि नहीं इकोनॉमी में ग्रोथ होनी नहीं है, तो वो तो एक अलग बात हो गई, जैसी सिचुएशन अभी लगती नहीं है। तो उसके रहते लगता है ये सेक्टर्स में पार्टिसिपेशन रहेगा। टेलीकॉम अब वहां पर कुछ एक्साइटिंग होगा? नहीं, मुश्किल है। तो बाजार में काफी सरप्राइज हुआ कि कंपनीज ने 1 लाख करोड़ का कमिटमेंट कर दिया गवर्नमेंट को ऑक्शन में और शेयर सब चल गए। तो एक ट्रेंड को पढ़ना, जो एक जनरल एक्सपेक्टेशन था कि नहीं सेक्टर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और आगे भी नहीं करेगा, उससे उल्टा बाजार में रिएक्शन हो गई है। तो अभी मेरा कोई इस पर रेडी व्यू नहीं है, पर मुझे लगता है थोड़ा मॉनिटर करके फिर व्यू बनाना चाहिए। शुक्रिया कुंज हमारे लिए समय निकालकर और अपनी राय देने के लिए। मार्केट्स पर कुंज बंसल कह रहे हैं कि बाजार में पैसा जरूर बनेगा, लेकिन छोटे मझौली कंपनियों में शायद फोकस आपका होना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स भागेंगे जहां पर अब तक ज्यादा तेजी नहीं आई है, उनमें से इनफैक्ट उनके रेडार पर जेके लक्ष्मी सीमेंट, परसिस्टेंट सिस्टम जैसे काउंटर्स हैं जो इनको पसंद है। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कौन से सेक्टर्स में पैसा बनाने का मौका है, दिग्गज निवेशक कहां पर अपने फंड्स लगा रहे हैं, रमेश दमानी, मधु केला, रिदम देसाई के निवेश मंत्र और उनके पिक्स सेक्टोरली और स्टॉक वाइज, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और मार्केट की स्थिति आपको एक बार फिर बता दें। 11 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स का रहा कारोबार, निफ्टी 8832 के आसपास, लेकिन पूरा जोश लौटा है बैंकिंग काउंटर्स में, जहां पर बैंक निफ्टी अब 1% ऊपर 180 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। छोटे मझौले काउंटर्स में फिर से जोश है, 0.5% ऊपर ये इंडेक्स कारोबार कर रहा है। बाजार के इस बुल रन में कमाई के लेकिन मौके कहां है, कहां पर पैसा लगाएंगे तो आपको शानदार रिटर्न्स मिलेंगे, वो कौन से स्टॉक्स है, कौन से सेक्टर्स हैं और इन्हें कैसे पहचाने, यही जानने के लिए हमने बात की बाजार के 3 महारथियों से, रमेश दमानी, मधु केला और रिदम देसाई। सुन लेते हैं उनके निवेश के मंत्र। दमानी जी, लेकिन अब चूंकि इंडिया ऐसी स्पेस में है जहां ग्लोबलाइजेशन का शायद मैक्सिमम असर हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर होता है, नए बिजनेसेस आ रहे हैं, नया पैसा एफआईएस का आता है, नए बिजनेस में अब जो थीम्स आ रही हैं वो बड़ी सरप्राइजिंग और समझने में बड़ा मुश्किल भी है। मसलन ई कॉमर्स बिजनेस जो अब बड़ा पॉपुलर हो रहा है, जिस तरह के वैल्यूएशंस इन कंपनियों को मिल रहे हैं, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, कभी तो लगता है कि ये वाकई में सही है, कभी ये लगता है कि गलत है इस तरह के वैल्यूएशन। अगर सही है तो फिर हमारे लिए क्या मौका है? आपने इस थीम को काफी जल्दी पकड़ने की कोशिश की है, ये बताएं कि क्या इन्वेस्टर्स के लिए ई कॉमर्स या फिर ई कॉमर्स से जुड़े हुए जो बिजनेसेस हैं वहां पर वेल्थ क्रिएशन का मौका दिखता है? इट्स अ लीडरशिप मार्केट के वन ऑफ द लीडरशिप सेक्टर्स इज ई कॉमर्स सेक्टर आउट देयर, बट जो लिस्टेड कंपनीज हैं दे डोंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, दीज ऑल इन द अनलिस्टेड स्पेस, बट लिस्टेड स्पेस में विल बेनिफिट द टेलीकॉम कंपनीज, पैकेजिंग कंपनीज, एडवर्टाइजिंग कंपनीज, ये सब के डेरिवेटिव प्लेज है थ्रू ई कॉमर्स विच यू कैन प्ले। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली आपने सुना होगा दैट फेडरल एक्सप्रेस बिड फॉर TNT $5.5 billion because of the delivery. They deliver 1 million packages a day in Europe, so that delivery prowess is needed. अगर आप ई कॉमर्स में कुछ जाके खरीदोगे
a shirt, a pen, a television, it has to be delivered to you. So it does not take very high IQ to understand that delivery companies will do well. 5-6 companies हैं इंडिया में delivery करने like, so it's very easy to study. All of them are trading at now frightening multiples. But 2 साल पहले जाके थे कौड़ियों के भाव मिल रहे थे these companies. So their packaging, media, I keep एक सेक्टर में काफी बार कह चुका हूँ media, और जो मीडिया वाले हैं वो सबसे ज्यादा नाराज होते मेरे से. I say media because you look at this, the power of media in this country. I mean, they can knock down governments. You know, Rahul Gandhi was exposed in an interview that he gave with another channel. You know, anyone who comes from abroad, the US president, they all come and give views to the media. And yet these stocks, आप बोलते हैं ना अच्छे शेयर नहीं मिल रहे हैं, आज भी मेरे हिसाब से मीडिया के stocks available for free. There's no sense. The markets make no sense. Now what will happen? Digitization will happen. Subscription revenue बढ़ जाएगी. जो ARPU जो 200, सवा 200 रुपया है, वो शायद 500 हो जाएगी. It will be huge money for the media companies. So there are various ways to play this e-commerce boom, जैसा आप बोल रहे हैं. Maybe we can't participate directly in the mainline companies, but through logistics, packaging, media, data, there are other ways to do it too. मधु सर, वैसे तो ये सवाल दमानी जी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर आई डोंट नो आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं बाजार में जो लोग काफी क्लोजली दमानी जी को ट्रैक करते हैं उन्हें PSU बुल के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि जनरली मधु सर और शायद रिदम जी आप दोनों सरकारी कंपनियों से काफी दूर रहे होंगे काफी लंबे समय तक, लेकिन उस समय काफी बेहतरीन स्टॉक्स दमानी जी ने चुने कि सरकारी कंपनियों में भी वैल्यू है, एक वेल्थ बनाई जा सकती है. क्या आपको लगता है अब धीरे धीरे सरकारी कंपनियों की री रेटिंग होती हुई दिखेगी? ये अभी भी सस्ते वैल्यूएशंस पर मिल रही हैं, तो यहाँ पर अब भी लोगों के लिए मौका है. खासतौर से मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि एक लंबा डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम सरकार का इस साल है जो एकदम जबरदस्त तरीके से शुरुआत हुई है जिसकी डेफिनेटली मिलेगी. मुझे लगता है कि जो एक गवर्नेंस का माहौल इस नई सरकार में जो इम्प्रूव हो रहा है उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट डेफिनेटली सरकारी कंपनियों में भी आएगा. और आपका ऑब्जर्वेशन राइट है कि बहुत सारे से अगर वो सेक्टर स्पेसिफिक होगा, आपको चूज करना पड़ेगा कि अब आप दूरदर्शन तो जाके ले नहीं सकते हो, तो अनफॉर्चुनेटली यू कैन बाय मीडिया कंपनी विच इज ओन बाय गवर्नमेंट, पर आपको ये चूज करना पड़ेगा कि ये सेक्टर अच्छा है और इस सेक्टर में जैसे जब अगेन नॉट रिकमेंडिंग टू बाय, अभी डिफेंस अच्छा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक सरकारी कंपनी है, इसका बहुत स्टर्लिंग परफॉर्मेंस आया है लास्ट 1-1.5 साल के अंदर ही 3-4 गुना हो गया शेयर. तो मैं बोल रहा हूँ जहां कहीं आप पहले सेक्टर चूज कीजिए, आप बिजनेस चूज कीजिए और उसमें अगर वो सरकारी कंपनी और बहुत अच्छे से वेल मैनेज है और बिजनेस का एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस आर चीपर. और आपका जो पॉइंट है ना, बहुत सारे लोगों को भी ये घबराहट है कि बहुत सारा ऑफरिंग आएगा. तो मैं सिर्फ ये देख रहा था कि अभी 1 लाख करोड़ का टोटल मार्केट कैप है और 1% डिविडेंड यील्ड है, तो 1 लाख करोड़ तो डिविडेंड जाता है और 50-60 हजार करोड़ की नई इक्विटी इश्यू हो रही है अभी भी. तो अभी भी नेट इश्यूएंस ऑफ इक्विटी माइनस द डिविडेंड इज स्टिल वेरी स्मॉल. तो जस्ट बिकॉज किसी कंपनी का IPO आना है वो एक अपॉर्चुनिटी है. अगर बाजार उसके लिए घबराहट में है और वो चीप मिल रहा है आपको, तो जस्ट बिकॉज उसका डिसइन्वेस्टमेंट होना है और जस्ट बिकॉज शेयर में नए बाजार में नए शेयर आएंगे, वो एक रीजन बेरिशनेस का नहीं है. रिदम सर, इसी पर आगे अब जैसे कि अपनी अपनी थीम्स लगती है कि ये एक सेक्टर हो सकता है या ये इस तरह के स्टॉक्स हो सकते हैं जो अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं या फिर लीडरशिप ला सकते हैं. आपको क्या लगता है जब इतनी बड़ी लंबी तेजी हम आगे कई सालों के लिए देख रहे हैं, तो क्या एक ब्रॉड बेस सारे सेक्टर्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे आपको या फिर कुछ ऐसी थीम्स आपको नजर आती है जहां से लीडरशिप आएगी? देखो, अगर लंबी तेजी आई, जब पिछली बार सेंसेक्स 20,000 के करीब था और तब सब सेक्टर इन दी एंड चल चुके थे, लेकिन थोड़े सेक्टर थे उन्होंने ज्यादा परफॉर्मेंस दिया, लीडरशिप दी, तो वैसा तो हर एक बुल मार्केट में होगा. मुझे लग रहा है ये बुल मार्केट में फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर सेक्टर्स ये दोनों लीड देंगे. इंडस्ट्रियल्स भी आएंगे लेकिन थोड़े पीछे से आएंगे. हम लोग एक्चुअली 12 महीने के व्यू पॉइंट से इंडस्ट्रियल्स पे बहुत बुलिश है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये साइकिल में इंडस्ट्रियल्स थोड़े पीछे छूट गए हैं और बुल मार्केट का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हर एक सेक्टर में थोड़ा सा कैचअप होता है, लेकिन इवेंचुअली एट द एंड मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर सेक्टर सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन करेंगे. मेरा थोड़ा अनकन्वेंशनल है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से जा रहा हूँ कि बाजार को हर वक्त कुछ नई चीज चाहिए.
तो रमेश जी ने लॉजिस्टिक्स पकड़ लिया बिकॉज वो बाजार के लिए नया था. इट हैड नॉट प्लेड आउट इन द पास्ट. बराबर, जो चीज प्ले आउट हो चुकी है वहां पे पैसा कमाना, बिकॉज एक बार ऑलरेडी फ्रेंजी हो चुकी है, काफी सारे लोग अटके हुए रहते हैं लास्ट बुल मार्केट में, तो वहां पे पैसा कमाना रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो मे भी अपने को थोड़े नए सेक्टर्स खोजने पड़ेंगे, नई थीम्स खोजनी पड़ेगी. अगेन आई कीप रिपीटिंग, आई एम नॉट रिकमेंडिंग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट जो नए सेक्टर्स मुझे पसंद है, जैसे यार टूरिज्म है, अपने को पता ही नहीं कितना बड़ा हो सकता है. ये अभी तक इसका प्ले आउट नहीं हुआ है. अगले 10 साल के अंदर, और मोदी जी का एक जो इंपेरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है वो है गुजरात में टूरिज्म का. लास्ट 10 साल में आप देखो, सोमनाथ जैसे मंदिर में भी कम से कम 10-20 गुना ज्यादा क्राउड आने लग गया है वर्सेज व्हाट इट वाज 10 years बैक. मे बी डिफेंस, मे बी ई कॉमर्स से रिलेटेड जो चीजें हैं, मे बी अर्बन कंजम्पशन, जो क्योंकि अगर इतनी सिटीज बनेगी, अर्बन कंजम्पशन में जो चीजें आती है जिसका अर्ली स्टेज अभी दिख रहा है, तो जो अगर आप एक नई थीम या एक नया सेक्टर अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, देन यू आर मेड. एंड आई थिंक देयर विल बी मेनी अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस इन द नेक्स्ट 10 years टू आइडेंटिफाई न्यू थीम्स. तो हम लोग अनिल जी अभी काम कर रहे हैं, इट्स नॉट येट रेडी, बट क्योंकि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सारे लर्नेड लोग हैं, आई लीव दिस थॉट ओपन. हम लोग ये देख रहे हैं कि इंडिया का इकोनॉमी अगर 2 ट्रिलियन की 6 ट्रिलियन होने वाली है, तो दूसरी कंट्रीज में जब ये 2 ट्रिलियन का 6 ट्रिलियन हुआ था, तो कौन से नए सेक्टर्स, कौन से नए बिजनेसेस जिन्होंने बहुत वैल्यू क्रिएट करी थी, और वो तो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है. ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई इकोनॉमी 2 से 6 ट्रिलियन या 8 ट्रिलियन जा रही है. मे बी देयर आर सम क्लूज विच विल कम फॉर न्यू बिजनेस. तो ये थी दिग्गजों की राय, जहां पर कई बेहतरीन सेक्टर नजर आ रहे हैं. यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स को खासतौर से बाजार के दिग्गज मान रहे हैं कि ई कॉमर्स से जुड़े हुए, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए सेक्टर्स अब भी अच्छा मुनाफा देंगे. डिफेंस शेयर अच्छा प्रॉफिट कमा कर दे सकते हैं. टूरिज्म जैसे नए सेक्टर्स में मौके बन सकते हैं आपके लिए निवेश के. इनके अलावा बैंक्स और एफएमसीजी सेक्टर तो है ही, जहां पर अच्छा पैसा बनता हुआ दिखेगा. और सरकार का बड़ा डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम है इस साल का, और कई सरकारी कंपनियों में आपके लिए बेहतरीन मौके बनने वाले हैं. लेकिन कुछ ऐसे ही बेहतरीन मौकों के लिए आपको लंबे समय के लिए इंतजार नहीं करना है. इंतजार है सिर्फ एक ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे हेम सिक्योरिटीज के डायरेक्टर गौरव जैन, और लेंगे उनसे कुछ ऐसे बम्पर मुनाफे वाले शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए और जो देंगे आपको शानदार मुनाफा. इस ब्रेक की बात है. तो अब बात करते हैं बम्पर मुनाफे वाले शेयरों की, ऐसे स्टॉक्स जिसमें निवेश आपको माला माल बना सकते हैं. और ऐसे ही बेहतरीन शेयर लेकर हमारे साथ आज इस कड़ी में जुड़ रहे हैं हेम सिक्योरिटीज के डायरेक्टर गौरव जैन. गौरव, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर. बताइए, पहला शेयर कौन सा चुना है आपने पोर्टफोलियो में निवेश करने के लिए? आज सर किस तरह के बम्पर यहाँ पर रिटर्न आ सकते हैं? अनिल जी, पहला शेयर हमने फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस चुना है. कंपनी के ऑलमोस्ट 26,000 एम्प्लॉइज हैं. 85% कारोबार इनका नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट से आता है, और बेसिकली टेलीकॉम, मीडिया और हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर ये कंपनी काफी एक्टिव है. कंपनी के एबिटा मार्जिन्स काफी अच्छे हमने इंप्रूव होते हुए देखे हैं लास्ट 2 साल में. ऑलमोस्ट 8% से 12.5% के हो गए हैं. कंपनी का आगे आने वाले टाइम के अंदर जो फोकस है वो मार्जिन्स इंप्रूवमेंट, डेट रिडक्शंस और रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर है, जिसके कारण से हमारे को इसमें काफी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है कंपनी के अंदर. अगर आप लास्ट 4 से 5 क्वार्टर्स देखते हैं ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और एफआईआई की इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ते हुए आप देखेंगे. कंपनी काफी अच्छे पी मल्टीपल पे ये अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 10 का पी मल्टीपल पे ये स्टॉक अवेलेबल है. वहीं इंडस्ट्री पी मल्टीपल 15 का अभी चल रहा है. जो 3.5 की ईपीएस अभी इनकी है, आगे आने वाले 2 साल में हम 5.75 की ईपीएस इसकी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो काफी अच्छी ग्रोथ इस कंपनी के अंदर हो सकती है. 35 रुपए का बुक वैल्यू है, अभी 35 रुपए के आसपास ही कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है. हमारे हिसाब से अगर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा जाए, 90 रुपीज का टारगेट हम देना चाहेंगे इस कंपनी के अंदर आगे आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर. ओके, तो यहाँ पर 90 का टारगेट 1 से 1.5 साल में कंपनी अचीव कर सकती है. काफी अग्रेसिव टारगेट, और काफी दिनों बाद इस कंपनी की चर्चा हो रही है. अनिल, हमने देखा ऑफ लेट भी एक फिर से हरकत में आता हुआ दिखाई दिया था. काउंटर आज देखिए 4% की तेजी है. तो ये गौरव की पहली पसंद है. लेकिन गौरव, इसके अलावा कौन सा शेयर आपको पसंद है जहां पर आपको पूरा यकीन है कि बम्पर रिटर्न मिलेंगे?
हमारे साथ दूसरा स्टॉक हमने मधुकॉन प्रोजेक्ट्स चुना है। कंपनी अभी 6400 करोड़ की ऑर्डर बुकिंग कंपनी की ऑलरेडी अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इस कंपनी को चुनने का वो चीप वैल्यूएशन है, ऑलमोस्ट अगेन 9 के पी मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। वहीं जो इंडस्ट्री पी मल्टीपल है 25-26 के आसपास का चलता है। कभी भी कोई अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी है तो सबसे इंपॉर्टेंट उसका इंपैक्ट इंफ्रा कंपनीज पे और कैपिटल गुड कंपनीज पे आता है। सो इंफ्रा कंपनीज एज सच इसके अंदर काफी अच्छी ग्रोथ हम आगे आने वाले टाइम के अंदर देख रहे हैं। 58% प्रमोटर्स होल्डिंग है इसके अंदर, कोई प्लेजिंग नहीं, वो अगेन एक इंपॉर्टेंट बात है। कंपनी टर्न अराउंड केस है लास्ट ईयर, अगर आप कंसोलिडेट देखते हैं तो उस केस के अंदर आपको लॉसेस दिखेंगे। स्टैंड अलोन हमेशा से प्रॉफिट्स में थे, तो एज सच हमारे को वहां पे भी एक अच्छी बढ़त नजर आ रही है। आगे आने वाले टाइम के अंदर हमारे हिसाब से ये स्टॉक क्योंकि इतने चीप वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, प्रेजेंटली 60 रुपीज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 150 रुपए का आप टारगेट ले सकते हैं स्टॉक के अंदर आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर। तो रियल बम्पर रिजल्ट्स वाले ये दो स्टॉक मधुकॉन में भी आप देखिए इस वक्त 60-62 रुपए के आसपास स्टॉक है और यहाँ पर 150 रुपए के लक्ष्य, यानी कि दुगुने से ज्यादा 2.5 गुना रिटर्न यहाँ पर आ सकते हैं। और फर्स्ट सोर्स पे 3 गुना यानी कि 35 रुपए का स्टॉक है और 90 रुपए के लक्ष्य। तो ये दो बेहतरीन स्टॉक यहाँ पर गौरव की लिस्ट में। गौरव, शुक्रिया आपका हमारे लिए ये बेहतरीन जैकपॉट शेयर्स लाने के लिए और निवेशकों को मौका देने के लिए। और बाजार ने आज की है शुरुआत सेंसेक्स और निफ्टी पर, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी बरकरार है और आज बैंक निफ्टी बाजार को सहारा देता हुआ नजर आ रहा है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आगे आपके लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग और साथ ही आवाज IPL का अपडेट भी। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।